स्वागत है। बात करते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, जहां वो एक बार फिर से आग बबूला होते हुए नजर आ रहे हैं। और उन्होंने अगर बात किया, 2 देशों के राष्ट्रपति और 1 देश को लाइन हाजिर कर दिया। सबसे पहले पुतिन पर भड़के हैं ट्रंप। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि रूसी तेल पर मैं टैरिफ लगाऊंगा, ये धमकी दी है। और वजह यह रही कि उनको कहीं ना कहीं पुतिन के आचरण में विश्वसनीयता की कमी नजर आई। वहीं यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की को भी 2 टूक चेतावनी दी है, क्योंकि उनको लग रहा था कि जो वो डील करने वाले हैं यूक्रेन के खनिज से जुड़ी हुई, वो पीछे हट रहे हैं जेलेंस्की साहब। और इसीलिए उन्होंने कहा कि भाई अगर डील नहीं तो नाटो में नो एंट्री, आप एंट्री भूल जाइए। वहीं परमाणु समझौते को लेकर अगर बात की जाए तो ईरान में बमबारी की चेतावनी दी है ट्रंप साहब ने। तो अगर न्यूक्लियर डील नहीं तो ईरान पर बम बरसाए जाएंगे। अगर आपने समझौता नहीं किया, ये कहना है ट्रंप साहब का, तो बरसेंगे बम। और सहमत आप नहीं होते हमारी बात से तो फिर क्या होगा? फिर सीधा सैन्य कार्रवाई आप पर की जाएगी। असल में हुआ यह है कि 2015 के समझौते से ट्रंप ने अपने हाथ खींचे हैं और ईरान ने न्यूक्लियर डील को सीधे तौर पर कहा था नो, एंड नो मीन्स नो। अब ईरान क्या कर रहा है? ईरान अपनी जो मिसाइल्स हैं, यानी रेडी टू लॉन्च मोड में उसकी मिसाइल्स हैं, और इस वजह से यूएस के साथ टकराव के लिए तेहरान ने अपने कंधों को कस लिया है। अब ये तो बात हुई ईरान को लाइन हाजिर करने की। अब जरा जो नखरीले जेलेंस्की हैं, जैसा कि ट्रंप का मानना है, क्यों वो उनकी नाक का सवाल बन गए हैं, इस पर भी आपको बताते हैं। आखिर हुआ यह है कि ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति को जो है वो धमकी दी। धमकी क्यों दी? हम जानते हैं कि यूक्रेन जो है वो प्रचुर मात्रा जो खनिजों की है उसमें अत्यंत आगे है, अगर बाकी देशों से इसकी तुलना की जाए। तो जो ये मिनरल डील है उसकी अगर वो पीछे हट जाते हैं जेलेंस्की साहब, ऐसा लग रहा है ट्रंप को, तो उन्होंने कहा कि मुश्किल में फंस जाएंगे आप। और इसीलिए एयरफोर्स 1 में मीडिया कर्मियों से बात जब की ट्रंप ने, तो उन्होंने कहा कि ये डील हम कर चुके हैं। और वो कह रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं होता या वो इससे पीछे हटते हैं तो नाटो की सदस्यता, जिसके लिए लगातार यूक्रेन आगे आ रहा है, वो इस नाटो में कभी भी एंट्री नहीं कर पाएंगे। यानी यूक्रेन नाटो में एंट्री नहीं कर पाएगा और वो मुश्किलों में फंस जाएंगे। तो यहां तो धमकी दे डाली जेलेंस्की साहब को। वहीं पुतिन को लेकर क्यों भड़क उठे हैं ट्रंप, वो भी आपको बताएं। ट्रंप यानी जो हमारे रूसी समकक्ष हैं, उन्होंने पुतिन को चेतावनी दी। चेतावनी ये दी कि अगर युद्ध विराम नहीं होता, क्योंकि युद्ध विराम को लेकर लगातार बात हो रही थी और 30 दिनों में युद्ध विराम की बात कही थी, अगर युद्ध विराम नहीं होता तो नए सैंक्शंस लगाए जाएंगे, समझौता नहीं होगा तो डबल टैरिफ लगाया जाएगा। और इसमें अगर जो भी परिणाम होंगे उसमें गलती किसकी होगी? उसमें गलती होगी रूस की, जिसमें तमाम प्रकार के जो तेल से जुड़े हुए उत्पाद हैं उस पर 25 से 50% का आप मानिए टैरिफ लगाया जाएगा। और फोन पर जब इंटरव्यू के दौरान ट्रंप ने जेलेंस्की और पुतिन का जो कमेंट था, क्योंकि जेलेंस्की की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए हैं पुतिन साहब ने कि उनकी अगुवाई में शायद युद्ध विराम पॉसिबल ना हो। और इस सवाल के जवाब में अगर बात किया तो ट्रंप साहब की 2 टूक है पुतिन को। इसी पर बात करने के लिए अनिल थॉमस हमारे साथ जुड़ गया। अनिल, ट्रंप को कुछ ठंडा क्या भारत की तरफ से भिजवाया जाए, थोड़ा कूल हो जाएंगे? लगातार 3 अगर हम देखें, पहले पुतिन को लाइन हाजिर किया, फिर जेलेंस्की को, और ईरान को भी नहीं बख्शा है। आखिरकार क्या चल रहा है अमेरिकी राष्ट्रपति के दिमाग में? देखिए, हमें आजकल भूलना नहीं होगा कि ट्रंप सबसे ज्यादा मानते हैं कि टैरिफ एक ऐसा उनके हाथ में शस्त्र है जिसके माध्यम से वो हर किसी देश को कहीं ना कहीं अमेरिका के आगे घुटने टेकने पे मजबूर कर सकते हैं। और ये उन्होंने बखूबी समझा है। ट्रंप 1.0 और ट्रंप 2.0 में फर्क यही है कि वो उसको अमली जाना पहनाने में पूरी तरह से कामयाब रहे हैं। जिस तरह से वो टैरिफ्स को लेकर बार बार दबाव बना रहे हैं विदेशी देशों पर, मतलब ये एक कूटनीति में एक नया, पूरी तरह से एक नया हमें चैप्टर देखने को मिल रहा है। और जिस तरह से वो दबाव बना रहे हैं एक देश के बाद दूसरे देश पर, अब जो ईरान पर उन्होंने जिस तरह से दबाव बनाने की कोशिश की है, और सेकेंडरी टैक्सेशन की या फिर सेकेंडरी सैंक्शंस की बात करें, यानी जो देश, जो बिजनेसेस, जो बैंक्स कोई भी ईरान के साथ दोस्ती या फिर कोई किसी तरह का बिजनेस करता है, उन्हें भी बाधित करता है। तो ऐसे में मैं कहूंगा इसे कहते हैं एक तरह से विपक्षी देश या फिर ईरान को एक तरह से बैकफुट पर ही नहीं, मेरे हिसाब से पूरी तरह दीवार पर एक तरह से वो चिल्वा रहे हैं एक तरह ईरान को। और मैं कहूंगा ईरान को यहां से निकलने के लिए रास्ता नहीं है। 2018 में भी ट्रंप ने यही
ट्रिक यूज किया था, एक बार फिर उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। देखना इंटरेस्टिंग यही होगा क्या इस बार वो पूरी तरह से इसे लागू कर दें, क्योंकि ईरान के पास विंडो नहीं है। घर के अंदर भी बहुत सारे अभी गतिविधियां ऐसी चल रही है जिससे कि आसान नहीं है, और अगर इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय दबाव आ जाएगा तो मैं चलो पूरी तरह बिखर जाएंगे। चलिए, दूसरी अगर बात की जाए, आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया ईरान का ये मुद्दा, लेकिन अगर हम पुतिन साहब की बात करें, आखिरकार पुतिन पर क्यों भरोसा नहीं कर पा रहे ट्रंप? उनकी विश्वसनीयता, खैर वहां पर भी अलग केस है, क्योंकि उन्हें यूक्रेनी जो नेतृत्व है उस पर भरोसा नहीं, यहाँ ट्रंप साहब को पुतिन पर भरोसा नहीं, ये पूरा वर्ल्ड ऑर्डर बिगड़ा हुआ है। आजकल ये समझना होगा कि ये एक नया, अगर ट्रंप 2.0 जिसे बात करते हैं, कोई नहीं समझ पा रहा है ट्रंप चाहता क्या आखिर में। ट्रंप ने पहले कहा कि मैं इस युद्ध को रशिया और यूक्रेन के बीच 24 घंटे में समाप्त कर दूंगा। फिर उन्होंने कहा आप लोग को समझने में गलती हुई। फिर उन्होंने पुतिन पर भरोसा किया और पुतिन के साथ हाथ मिलाया। फिर पुतिन ने कहा सीज फायर करेंगे, लेकिन सीज फायर सिर्फ एनर्जी इंस्टॉलेशन पे होगा। तो कहीं ना कहीं ट्रंप साहब भी समझ रहे हैं कि हमारे पास बार्गेनिंग के लिए कुछ नहीं है पुतिन से। पुतिन जो कह रहा है ट्रंप हूबहू वही यूक्रेन और विश्व से कह रहा है। और कहीं ना कहीं यूरोपियन यूनियन को एक तरह से, जिस तरह से बाहर किया इन्होंने पूरे मध्यस्थता से, तो लगता है कि यूरोपियन यूनियन के पास भी कोई रोल नहीं है। तो ट्रंप ने यहाँ एक अहम भूमिका निभाई है। अब उस अहम भूमिका पर वो खरे उतरने में कामयाब नहीं हो रहे, जिस तरह से पुतिन उनके साथ व्यवहार कर रहे हैं, फिर पुतिन जिस तरह से बार बार एक के बाद एक स्टेटमेंट्स, जो सीज फायर की डील है उसको लेकर जिस तरह से बात करे, तो ऐसे में विंडो जब नहीं होता है किसी नेता के पास, तो वो जरूर बैकफुट पर होता है, लेकिन वो दर्शाना नहीं चाहता, क्योंकि कूटनीति में कभी दर्शाई नहीं जाती कि मेरी या फिर मेरी चल नहीं रही है, मेरी हार होने वाली है, या मैं जो चाह रहा हूं वो नहीं हो रहा है। तो मेरे हिसाब से एक टाइट रोप वॉकिंग है यहाँ पुतिन द्वारा, ट्रंप द्वारा, जेलेंस्की द्वारा। और देखना रोचक होगा आने वाले समय में किस तरह से आगे बढ़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं रशिया, यूक्रेन और फिर जो दूसरी तरफ इजराइल और हमास के बीच जो चल रहा है, कहीं भी हमें कोई ठोस या फिर कदम देखने को नहीं मिल रहा है। वैसे थोड़ा ऐसा लग रहा है, आप बेहतर बता पाएंगे मुझे, ये बर्मुडा ट्रायंगल सा लग रहा है, सब फंसे हुए हैं। लेकिन एक वो हिंदी में एक कहावत है, अहम ब्रह्मास्मि, यानी जिस तरह से टैरिफ का डर दिखाकर अगर बात की जाए ट्रंप की, तो पूरे तमाम विश्व को उन्होंने डराया। और यही यूक्रेन के बारे में भी वो कह रहे हैं कि अगर वो पीछे हटते हैं तो नाटो डील नहीं होगी, जो खनिज की डील वो बात करें। ऐसा तो नहीं खुद के सर पर हाथ रखेंगे और भस्म हो जाएगा? देखिए, खनिज डील में सबसे बड़ी अड़चन क्या है, आपको यह समझना होगा। यूक्रेन के पास जो खनिज है, वो खनिज में से ज्यादातर जो इलाके हैं वो रूस ने कैप्चर कर लिया है। तो फिर अगर आप खनिज डील करते हैं या फिर आप रेयर मिनरल्स की डील करते हैं, तो डील करेंगे जब आपके पास कोई चीज देने के लिए है। कहीं ना कहीं जेलेंस्की बात को समझते हैं कि उनके पास देने के लिए कुछ नहीं, क्योंकि जो उनके पास है, जो उनके रिसोर्सेस है, वो रिसोर्सेस कहीं ना कहीं रूस कैप्चर कर चुका है। तो उनके पास वो है नहीं देने के लिए। तो वो एक ऐसा पॉइंट है जहां जेलेंस्की ने ट्रंप को निगोशिएटिंग टेबल पे वापस लाए, लेकिन जेलेंस्की इस पर नहीं चलेंगे। तो जेलेंस्की अभी उनके पास वो तमाम जो खनिज डील के तमाम एरियाज हैं वो पहले ही रूस के पास है, इसीलिए कहीं ना कहीं नियत पर शक हो रहा है ट्रंप साहब को। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। आपसे मुलाकात होगी आप 2 बजे, क्योंकि ये 3 मुद्दे जो थे वो हमने आप तक समझाए, और अगले 3 मुद्दों को लेकर हम हाजिर होंगे 2 बजे अपनी पूरी टीम के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार।